अजय बग्गा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। बग्गा साहब, गुड मॉर्निंग। बहुत कुछ एक्शन आज खैर बाजार में तो नहीं है, थोड़ी सुस्ती के संकेत आ रहे हैं, बट तीन चार बड़ी चीज़ें हुई हैं जिस पर आपसे बात करनी है सर। सबसे पहले तो कल दोपहर 2 बजे के आसपास जो खबर आई थी कि इसराइल ने सीरिया के कुछ एरियाज पर हमला किया है और उसके बाद बाजार में एक रिएक्शन भी आया था। कितना सीरियसली सर इसे लेना है, क्योंकि पहले भी ये हमला कर चुके हैं। हमास के साथ ऑलरेडी इनकी प्रॉब्लम चल रही है, लेबनान के साथ इनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, अब सीरिया में भी हमलेबाजी हो रही है, वहां पर भी कुछ कॉन्फ्रंटेशन की बात चल रही है, रशिया भी वहां पर प्रेजेंट है। क्या कुछ चल रहा है सर, ये क्या नया डेवलपमेंट है? नहीं दीप, अगर आप देखें कि ईरान हो, हमास हो, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? इनकी स्ट्रैटेजी होती है इसराइल के ऊपर कुछ टेररिस्ट अटैक कर दें, फिर इसराइल रिटेलिएट करता है और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी से दबाव डाला जाए इसराइल के ऊपर कि वो ज्यादा एक्शन ना ले। तो वही चल रहा है। अभी स्टेज 3 चल रही है, जहां के इवन बाइडन भी बात कर रहे हैं कि रफा में इतना आप मत करिए। इसराइल को कह रहे हैं कि बहुत आपने तबाही कर दी, अब आप रुक जाइए। 29,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। तो ये अब स्टेज 3 चल रहा है। ये आप इसको ज्यादा फोकस मत दीजिए अभी। वो जरूर है कि रेड सी में जो यमन से मिसाइल दागे जा रहे हैं, और लगभग हर रोज हम देखते हैं 2 से 3 शिप्स के ऊपर मिसाइल दागे जा रहे हैं। उसके चलते जो शिपिंग की कॉस्ट हैं वो काफी बढ़ गई हैं, बिकॉज पूरा अफ्रीका घूम के एशिया से जो जा रहा है सारा सामान यूरोप की तरफ या अमेरिका की तरफ, स्विस कैनाल नहीं यूज कर पा रहे। तो वो थोड़ा गंभीर है। बट ये सीरिया, हिजबुल्ला या हमास, आप ज्यादा इसको फोकस ना देखें। अक्टूबर 7 से हमने देखा है कि पीछे से सब बातचीत करके ही होता है। तो अगर आप मिसाइल भी दाग रहे हैं सीरिया के अंदर, वो पहले रशिया को चेतावनी देंगे कि आप अपने सैनिक हटा लीजिए, आपका कोई एसेट तो नहीं है। और इसराइल का ऑन द ग्राउंड स्पाइस होता है, तो वो देख के करते हैं किस जगह पे करना है। और रशिया के साथ कोई एंगेज नहीं करेगा, टर्की के साथ कोई एंगेज नहीं करेगा। डर जो है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है कि अगर ईरान उतर आया, ईरान बहुत बड़ी सेना है और बहुत ज्यादा उनके पास मिसाइलें हैं। तो अगर इसराइल और ईरान का युद्ध हुआ, वो बहुत बड़ा हो जाता है, तब कोई आप बेट्स नहीं लगा सकते। बट प्रोबेबिलिटी यही है कि ये कंटेन्ड रहेगा। इसराइल वर्सेस ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, हमास हो, हिजबुल्ला हो, या सीरिया के अंदर जो ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, उनके अगेंस्ट ये जंग जारी रहेगी। बग्गा साहब, स्पेस एक्सप्लोरेशन ग्लोबली भी एक बड़ी इंडस्ट्री बन रहा है और भारत में भी हम देख रहे हैं लगातार हमारा भी योगदान बढ़ रहा है। मून मिशन देख लीजिए, सोलार मिशन हमारे देख लीजिए, बाकी जो भारत में है, दूसरी कंट्रीज के लिए इसरो सैटेलाइट्स भी रेगुलरली लॉन्च करता है। और अब एफडीआई एंड डिफेंस 100% विद कंडीशंस अलाउ कर दिया है, कई सारे सेक्टर्स में अप टू 50% तो क्लियरली अलाउ कर दिया है। बड़ा डेवलपमेंट से देखा जाए सर? ये बिल्कुल एक कंटिन्यूम में है दीप। अगर आप देखें 3 साल पहले हम विश्व के तीसरे बड़े इंपोर्टर होते थे डिफेंस गुड्स के। लगभग सब कुछ हम बाहर से ही इंपोर्ट करते थे, और सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की मुहिम छेड़ी और डोमेस्टिक डिफेंस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अग्रसर रहे। अब क्या हुआ है कि ब्रह्मोस हो या हमारी अग्नि मिसाइल हो, इंडोनेशिया से लेकर वियतनाम से लेकर अफ्रीकन देश दिखा रहे हैं रुचि इसमें कि भारतीय जो वेपन्स हैं वो उनको मिल जाए। अब स्पेस में जो सरकार ने किया बहुत अहम फैसला, और कल अगर आपने पढ़ा हो तो टाटा एडवांस का भी जो एक स्पाई सैटेलाइट है, और वो ऐसा सैटेलाइट है दीप के सब मीटर रेजोल्यूशन पे जा सकता है। तो 1 मीटर स्क्वायर मीटर के रेजोल्यूशन धरती पे वो दिखा सकता है। और वो अब जैसे हमारा श्रीहरिकोटा है या तुम्बा है, जो हमारे लैंडिंग स्टेशंस हैं, स्पेस के जो स्टेशंस हैं, वैसे ही टाटा भी एक निजी स्टेशन बनाएगा, जैसे एलॉन मस्क यूएस में कर रहे हैं या वर्जिन अटलांटिक कर रहा है रिचर्ड ब्रांसन का यूएस में, या अमेजोन हमने देखा कि वो भी कोशिश कर रहे थे। अब भारतीय कंपनियां भी स्पेस में अग्रसर हैं। इसरो
दुनिया का सबसे चीपेस्ट और वैल्यू फॉर मनी आप कह सकते हैं एक ऐसा संगठन है, और हमारा रॉकेट जो है सबसे चीपेस्ट रहता है। तो ये काफी बड़ी उपलब्धि है भारत की। कल दो बहुत अहम बातें हुई, या तीन ले लीजिए। एक तो टाटास का जो स्पाइस सैटेलाइट की बात हुई, तो निजी क्षेत्र में भी अब सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, और साथ में उनके स्पेस स्टेशन भी बनाए जाएंगे। दूसरा एफडीआई जो अलाउ हुआ, उससे क्या तकनीक आती है भारत के अंदर, और ये है कि नेम बाय नेम सरकार सिक्योरिटी वाइज इसको अलाउ करेगी। बट बड़े बड़े देशों के साथ जिनके पास ये तकनीक है, उधर से हमारे पास आ सकता है, और उनको भी कंट्रोल चाहिए कि हम किसी को अपनी तकनीक दे रहे हैं तो हमारे को कंपनी के ऊपर कंट्रोल चाहिए। तो वो एक हाथ मिलाया है। और तीसरा जो हुआ, इसरो ने रॉकेट तैयार कर लिया जो कि भारतीय व्यक्ति को स्पेस में लॉन्च करेगा, या इस साल होगा या अर्ली अगले साल होगा। तो वो रॉकेट तैयार हो गया, और इसरो ने ये घोषणा की कि अब हमारे पास उपलब्धि है, एक भारतीय स्पेस में जाएगा। राकेश शर्मा जी जरूर गए थे, वो रशियन सोयूज स्पेसशिप में गए थे। अब भारतीय स्पेसशिप में, भारतीय स्पेस में जा पाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे क्या होता है दीप, आपकी मिसाइलें फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बन सकती हैं। मिसाइल फिर स्पेस में जाके दुश्मन के ऊपर बरस सकती है। तो स्पेस का जो भी आपकी उपलब्धि होती है, वो डिफेंस से जरूर लिंक्ड इन होती है। तो ये हमें देखना है इस तरह से, अगर भारत एक सक्षम है सुरक्षित तरीके से किसी को स्पेस में भेज के वापस लौटा सकते हैं, तो हमारी मिसाइल भी फिर वो 5,000 6,000 माइल की रेंज में जा सकती हैं, और कोई भी दुनिया का ऐसा एरिया नहीं बचता जहां भारतीय मिसाइल ना पहुंच सके। बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है फिर। जो कल फेड बैठक के मिनट्स जारी हुए हैं उसके बाद के एक्शन की, बगा साहब वैसे तो कुछ और बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया। जो गवर्नर साहब ने लास्ट पॉलिसी के बाद बोला था, लगभग लगभग फेड बैठक के मिनट्स वही बोल रहे हैं। बट जो डेटा अब दर्शा रहा है कि जून से पहले कोई बाजार में रेट कट का अनुमान नहीं लगा रहा है। तो जो बाजार ने पहले पॉजिटिव मोमेंटम लगाया था कि 6 रेट कट होंगे, अब क्या एडजस्ट होकर वो फेड की 3 रेट कट की गाइडेंस है? और क्या गारंटी है कि 3 रेट कट्स होंगे, उससे कम ना हो? जी बिल्कुल दीप। तो जो 30 जनवरी 31 जनवरी की बैठक में बोला गया, वो वर्कआउट हुआ है। अगर आप देखें, उसके बाद यूएस की नौकरियां का जो नंबर आया, जॉब्स रिपोर्ट आया, वो डबल आया अनुमान के। और फिर कंज्यूमर इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन दोनों अनुमान से थोड़ी ज्यादा आई। अब ये है कि ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन घट रही है, बट उतनी तेजी से नहीं घट रही जितना होना चाहिए। एटलांटा फेड एक जीडीपी नाउ निकालता है दीप, जो कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स और लीडिंग इंडिकेटर्स देख के वो बताते हैं कि अमेरिका का जो अभी चालू क्वार्टर है उसका जीडीपी कितना आ सकता है। तो वो 2.9% आ रहा है। सो जनवरी से मार्च का जो जीडीपी का प्रोजेक्शन है अमेरिका का, बहुत तेज है। 2.9% अनुमान से ज्यादा है। तो ऐसे माहौल में फेड के लिए कुछ गुंजाइश नहीं बनती मार्च में रेट कट करने की, मई में रेट कट करने की। जून में 70% प्रोबेबिलिटी है कि शायद एक रेट कट आ जाए, बट वो भी बहुत निर्भर करेगा कि यहां से डेटा कैसा आता है। क्योंकि फेड कब रेट करेगा, जब इकोनॉमी में कोई मंदी आ रही है, कोई स्लो डाउन आते दिख रहा है, आपकी पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव हो। जब यहां तो इतने तेज रेट बढ़ाने के बावजूद अमेरिकन इकोनॉमी इतना अच्छा उछाल दिखा रही है। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है $2 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट। जब आप इतनी पंपिंग कर रहे हैं, इकोनॉमी में इतना पैसा डाल रहे हैं, वो पैसा निकल के आता है ग्रोथ में, और वो पैसा निकल के आता है इन्फ्लेशन में। तो वो जब तक जारी है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतने हाई रेट्स पे भी ये इकोनॉमी स्टॉल करेगी। इसलिए सब कह रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग रहेगा। हो सकता है लैंडिंग ही ना हो, और ये क्रूज करता रहे 2.5-3% पे ये इकोनॉमी। ये उस माहौल में हो सकता है कि रेट कट करने की जरूरत ना पड़े। ये जरूर पीछे मार्केट ने लगाया हुआ है। तो ऑन बैलेंस दीप, इसको दो तरफ से देखना है। अगर बहुत देर तक रिस्ट्रिक्टिव रहे, ये जब टर्न मारता है
इकोनॉमी बड़ी तेजी से टर्न मारता है, आपको टाइम नहीं देता है। तो अगर बहुत देर तक रहे तो वो प्रॉब्लम है, और बहुत जल्दी काटा तो इन्फ्लेशन तेजी से फिर बढ़ जाएगी, फिर से फेड को रेट और बढ़ाने पड़ जाएंगे। तो असमंजस की स्थिति है। अभी वो कुछ नहीं करेंगे 20 मार्च को या 1 मई को, 12 जून को हो सकता है पहला रेट कट आए, बट उसकी भी संभावना कम होती जाएगी जब हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक न्यू एज कंपनी जो ग्लोबली बड़ा कमाल कर रही है उस पर मैं बग्गा साहब से बात करना चाहूंगा। बग्गा साहब, एनवीडिया, कल इसके नंबर्स आए थे, न्यू एज तो नहीं बट जो इनका अब न्यू एज कारोबार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चिप्स बनाने में जा रहा है, उससे बाजार काफी एक्साइटेड है। वहां पर 400% की ग्रोथ दिखी है। कल गोल्डमैन सैक्स ने कहा था मोस्ट हाईली अवेटेड अर्निंग्स ग्लोबली इसकी हैं, और पोस्ट मार्केट में 9% ऊपर भी था एनवीडिया का शेयर। इनफैक्ट इसलिए आज नैस्डैक फ्यूचर्स भी अच्छा कर रहे हैं। कुछ ज्यादा हाइप हो रहा है सर, या फिर ये जस्टिफाइड है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनवीडिया बाकी सेमीकंडक्टर और इस स्पेस में बनते हुए दिख रहा है? जी देखिए, दो तरफा आप ओपिनियन ले सकते हैं। एक तो कुछ ज्यादा हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूर, के कंपनियां एआई अपने आगे लगा लेती हैं, जो काम कर रहे थे उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता दिया और वैल्यूएशन ले ली। बट एनवीडिया अगर आप देखें, ये क्या करते हैं, ये सेमीकंडक्टर सप्लाई करते हैं सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो जितना ये बना सके उससे ज्यादा खपत चल रही है, और उतना ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो इतना जबरदस्त है, 42% का ऑपरेटिंग मार्जिन पे। ए $1.7 ट्रिलियन की मार्केट कैप वाली कंपनी अगर चलती है और 400% ग्रोथ दिखाती है साल दर साल, तो इससे बेहतर आपको क्या मिल जाएगा। ये था 96 टाइम्स प्राइस अर्निंग चल रहा था। अब कल के नतीजों के बाद वो थोड़ा घटा है, और इस क्वार्टर के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग इन्होंने दीप अपना फोरकास्ट दिया है कि $24 बिलियन का रेवेन्यू बनाएंगे। 21.6 का अनुमान था जनवरी के क्वार्टर के लिए, वहां 24 का बात कर रहे हैं। डेटा सेंटर्स का काम चल रहा है, और इनका जो सॉफ्टवेयर है एआई के लिए, वो पहली बारी $1 बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस कर गया। तो हर तरफ से ये टिक मार्क कर गई कंपनी। ये जरूर था, मार्केट बहुत बाइनरी था दीप। अगर इसका बुरे नतीजे आते, चाहे 6% कंपनी को गिरा दिया था पिछले 2 दिनों में, 40% ये कंपनी अप है इस साल में। पिछले साल लगभग 200% से ज्यादा बढ़ी थी। तो ये कंपनी बहुत दमदार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि कितना इसमें फ्रॉथ है, बट फ्रॉथ काफी आ गया दुनिया भर में। ऐसा है, स्पेशली स्टार्टअप कंपनियां आप देखो लॉस मेकिंग होंगी मैसिवली, बट 50 बिलियन 60 बिलियन के वैल्यूएशन पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। वो अभी तक तो कुछ ज्यादा तब्दीली हमें दिखी नहीं है। अगर आप चैटबॉट ही देख लें किसी भी कंपनी का, कोशिश कर लें बड़ी से बड़ी कंपनी का, आप वहाँ अपना एक कुछ निजात पाने के लिए, सोल्यूशन पाने के लिए बहुत मुश्किल रहता है। तो ऐसा नहीं है कि इसने लाइफ चेंज कर दिया है अभी, बट ये जो है, ये है कि जो गोल्ड रश में कहते हैं ना कि भाई जो बनाते थे स्पेड्स और जो इम्प्लीमेंट्स बनाती थी वो कंपनियां ज्यादा बेटर करती थी। तो ये एनवीडिया ऐसी है जो सेमीकंडक्टर बनाता है, और इसके पीछे है जो फोर्जिंग बनाता है, उसके सेमीकंडक्टर के लिए वो कंपनियां भी अच्छी करती रहेंगी।